उसमें हमने आपको ये बताया था कि एक फंक्शन क्या होता है, किस तरह से काम करता है और फंक्शन को लिखने का क्या रूल होता है। लेकिन हमने साथ ही साथ ये भी बताया था आपको कि एक फंक्शन को आप कई तरह से लिख सकते हैं। जैसे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी किया था कि मैम ये जो फंक्शन हम लिख रहे हैं, क्या ये मेन के बाद ही लिखा जाएगा? तो हमने ये भी बताया था कि नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस फंक्शन को हम मेन के पहले भी लिख सकते हैं। और हम मेन के पहले कब लिखते हैं और उससे लिखने से क्या फ़ायदा होता है, इस चीज़ के बारे में ही हम आपको बता रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको फैक्टोरियल का एक फंक्शन बना के दिखाया था, जिसमें 4 इंटीजर्स हमने माँगे थे और उनका फैक्टोरियल एक फंक्शन की मदद से कैलकुलेट किया था। जिससे हमने ये रियलाइज़ किया था कि हमें बहुत सारे वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करने पड़े। बहुत बार एक ही कोड को लिखना नहीं पड़ा। कहीं एक मेन के बाहर हमने फंक्शन लिखा और उसी कोड को जब-जब ज़रूरत पड़ी, तो हमने कॉल कर लिया, उसी फंक्शन को हमने कॉल कर लिया। लेकिन अगर देखा जाए तो इस तरीके में भी एक प्रॉब्लम ये है कि हमारा फंक्शन जो आउटपुट रिटर्न कर रहा है, जो उसका रिजल्ट आ रहा है, उस रिजल्ट को हमें किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ रहा है। तो 4 हमारे इंटीजर वेरिएबल्स ही हम एक्स्ट्रा यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं, जिनमें वो चारों आउटपुट हमारे स्टोर हो रहे हैं, जो कि यहाँ से आए हैं, दूसरे फंक्शन से हमें मिले हैं। तो अगर हम चाहें तो ये चीज़ भी हम कट ऑफ कर सकते हैं, इस चीज़ को कट शॉर्ट किया जा सकता है। दूसरी एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि जो स्टेटमेंट ऑफ फंक्शन प्रोटोटाइप होता है, कई बार कन्फ्यूजन की वजह से स्टूडेंट उसे गलत भी लिख देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं स्टेटमेंट के साथ। कई बार क्या होता है कि डेटा टाइप की जगह गलती से यूज़र ए लिख देता है, जिसने ए वेरिएबल डिक्लेयर किया, या ए कॉमा बी कॉमा सी कुछ भी लिख सकते हैं। जबकि आपको पता है कि ये तो रूल है कि यहाँ पर आपको जो है क्या करना है, यहाँ पर आपको आपके फंक्शन का जो आपका जो वेरिएबल का डेटा टाइप है, उसी की लिस्ट आपको देनी है। तो हम 2 चीज़ें चाहते हैं एक्चुअली, कि हमारे फंक्शन में प्रोटोटाइप स्टेटमेंट लिखने की हमें ज़रूरत ना पड़े। हम कुछ ऐसे तरीके से फंक्शन लिखें कि प्रोटोटाइप स्टेटमेंट ही हटा दी जाए, और दूसरा, वो वेरिएबल्स हम ना डिक्लेयर करें, ना उनका इस्तेमाल करें, जिनमें कि हमारा आउटपुट स्टोर हो रहा है। रिटर्न किया हुआ आउटपुट हमें वेरिएबल में स्टोर ना करना पड़े। तो इस काम के लिए आप क्या करेंगे कि फंक्शन को एक अलग तरह से लिखेंगे। अलग तरह से लिखने का मतलब, सबसे पहले तो हम प्रोटोटाइप स्टेटमेंट, जो ये अभी फंक्शन की डेफिनेशन वाला पार्ट है, इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम कट कर दे रहे हैं और वॉइड मेन के पहले, यानी मेन फंक्शन से पहले हम इसको पेस्ट कर दे रहे हैं। ये फंक्शन की पूरी डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिख दी है और मेन फंक्शन उसके बाद में लिखा है। जब आप कोई भी फंक्शन बाहर लिखते हैं, मतलब मेन के पहले लिख देते हैं, तो क्या होता है कि आपका जो फंक्शन प्रोटोटाइप स्टेटमेंट होता है, वो फिर लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपके जो लैंग्वेज का प्रोसेसर है, यानी जो कंपाइलर है, वो पहले ही उस फंक्शन को डिटेक्ट कर लेता है। तो इसकी वजह से अब इस प्रोटोटाइप स्टेटमेंट की हमको ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रोटोटाइप स्टेटमेंट की हमको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो एक चीज़ तो हमें ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ पर प्रोटोटाइप स्टेटमेंट हमने हटा दिया। दूसरा, अभी आउटपुट तो वो रिटर्न कर रहा है, वो तो हमें यहाँ अभी करना ही पड़ेगा इस्तेमाल। आउटपुट तो अभी हमें लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने वो तरीका इस्तेमाल नहीं किया कि भाई उसमें हमें वैल्यू जो मिले तो वो यहाँ कहीं अपने आप आ जाए। तो इतना करने के बाद देखिए, अब फंक्शन प्रोटोटाइप स्टेटमेंट हमने डिसेबल कर दी है। हम अपने प्रोग्राम को सेव कर रहे हैं और वापस से अपने प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। तो देखिए, कोई एरर नहीं आई और वही 4 नंबर उसने मांगे और कोई भी 4 इंटीजर्स हमने दे दिए, और एंटर करने पर देखिए बिल्कुल उसी तरीके से फैक्टोरियल कैलकुलेट होके आ रहा है, जिस तरह से आपने देखा था कि फंक्शन की डेफिनेशन मेन के बाद लिखी गई थी। लेकिन मेन के बाद लिखने से ये था कि आपको प्रोटोटाइप देना पड़ा था, डिक्लेयर करना पड़ा था। अब क्या है, आपको प्रोटोटाइप नहीं देना पड़ा और आपने सीधे-सीधे फंक्शन का यूज़ कर लिया, बिना किसी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। किसी भी प्रोग्राम में जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं, तो एक्चुअली ये फंक्शन जब हम कॉल करते हैं, तो ये फंक्शन कॉलिंग का जो स्टेटमेंट है, इसको हम कहते हैं फंक्शन को एक्टिवेट करना, या ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है कि हम फंक्शन को इन्वोक कर रहे हैं। इन्वोक का मतलब ये है कि हम उसे एक्टिवेट कर रहे हैं, हम उसे जगा रहे हैं कि भाई ये काम आप करिए। तो किसी भी प्रोग्राम में फंक्शन को आप 3 तरह से इन्वोक कर सकते हैं। 3 तरह से इन्वोक करने में सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। 3 तरीके से फंक्शन हमारा इन्वोक हो रहा है, जिसमें सबसे पहले हम यूज़ करते हैं
पहला तरीका जो हमने आपको भी बताया है वो है एक्सेप्टिंग इनपुट फ्रॉम कॉलिंग फंक्शन एंड रिटर्निंग आउटपुट टू द सेम। यानी फंक्शन को काम करने के लिए इनपुट कहाँ से मिल रहा है? कॉलिंग फंक्शन से। कॉलिंग फंक्शन से इनपुट एक्सेप्ट करना। कॉलिंग फंक्शन यानी जहां फंक्शन कॉल किया जा रहा है, इनपुट वहीं से मिल रहा है और फंक्शन आउटपुट भी कहाँ भेज रहा है? उसी फंक्शन को भेज रहा है। तो एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि ये इनपुट तो एक्सेप्ट कर रहा है कॉलिंग फंक्शन से, लेकिन बट आउटपुट बट नॉट रिटर्निंग आउटपुट टू द सेम। यानी ये आपका जो है इनपुट तो ले रहा है वहां से जहां से कॉल किया गया है, मगर ये आउटपुट वहां नहीं भेज रहा है जहां से इसकी कॉलिंग की गई है। इनपुट लेना लेकिन आउटपुट वहां ना देना। एक तरीका ये भी होता है। और एक तरीका होता है नीदर एक्सेप्टिंग इनपुट, ना तो इनपुट ले रहा है जहां पे कॉल किया गया, नीदर एक्सेप्टिंग इनपुट फ्रॉम कॉलिंग फंक्शन, कि कॉलिंग जहां से फंक्शन कॉल इसे कर रहा है वहां से ना तो ये इनपुट ले रहा है, नॉर ना ही ये रिटर्न कर रहा है आउटपुट, नॉर रिटर्निंग आउटपुट टू द सेम। यानी कि ना ही ये वहां आउटपुट रिटर्न कर रहा है। तो ये तीन तरीके होते हैं जिनसे आप किसी भी फंक्शन को एक्सेप्ट करते हैं, इन्वोक करते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है कि वो कौन से तीन तरीके होते हैं जिनसे किसी भी फंक्शन को इन्वोक किया जाता है। तो आपको इन तीनों के बारे में बताना है कि पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है और तीसरा तरीका ये है। और तीनों को एक एग्जाम्पल से आप दिखाएंगे। जैसे हम भी आपको यही तीनों चीजें दिखा रहे हैं, जिसमें पहला हमारा था कि इनपुट कॉलिंग फंक्शन से लेना और आउटपुट भी वही रिटर्न करना। तो जो इससे पहले अभी हम जो ये आपको बता रहे हैं, ये जो हमने आपको फंक्शन का एग्जाम्पल दिखाया है, ये बिल्कुल यही एग्जाम्पल है। हमारा फंक्शन क्या कर रहा है यहाँ पर कि ये इनपुट तो ले रहा है। इनपुट कहाँ से मिल रहा है? ये जब देखिए यहाँ पर फंक्शन कॉल हो रहा है तो एक ही वैल्यू कॉपी हो रही है किसमें? हमारे फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में, एक्स में। यानी इनपुट कहाँ से मिल रहा है? उसी फंक्शन से मिल रहा है जो फंक्शन इसे कॉल कर रहा है। और लास्ट में आउटपुट कहाँ भेज रहा है? आउटपुट भी ये उसी फंक्शन को भेज दे रहा है जहां से फंक्शन कॉल किया गया था। यानी एक ही वैल्यू कॉपी हुई एक्स में, तो हमारे फैक्टोरियल फंक्शन को इनपुट मिल गया और एफ में जो आउटपुट स्टोर हुआ वो रिटर्न होकर के यहाँ सेव हो गया ई में। तो ये तरीका होता है जिसमें हम इनपुट ले भी रहे हैं कॉलिंग फंक्शन से और आउटपुट दे भी रहे हैं कॉलिंग फंक्शन से। जबकि दूसरा तरीका ये होता है कि इनपुट तो ले रहे हैं लेकिन आउटपुट हम कॉलिंग फंक्शन को नहीं रिटर्न कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। तो अगर आप आउटपुट रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए इस बात पे कि इसका मतलब हमारे फंक्शन में कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। और अगर फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट ही नहीं है, इसका मतलब कि फंक्शन का रिटर्न टाइप आईएनटी कैर या फ्लोट होना ही नहीं चाहिए। फिर आई फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए? वॉइड होना चाहिए। क्योंकि अगर फंक्शन कोई आउटपुट रिटर्न ही नहीं कर रहा तो इसका मतलब उसका रिटर्न टाइप वॉइड होगा। तो अगर फंक्शन हमारा कोई आउटपुट रिटर्न नहीं कर रहा, यानी कि आउटपुट को फिर हम यहीं प्रिंट करा लेंगे। और प्रिंट कराने के लिए आप प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे। अब हमने यहाँ पर लिख दिया, स्टेटमेंट लिख दिया बिल्कुल वैसे, फैक्टोरियल ऑफ परसेंट इज परसेंट ई। पहला परसेंट डी किसकी वैल्यू प्रिंट कर रहा है? एक्स की वैल्यू। दूसरा परसेंट डी किसकी वैल्यू प्रिंट कर रहा है? एफ की वैल्यू। तो अगर हमने ये लिख दिया यहाँ पर, यानी आउटपुट आ ही नहीं रहा यहाँ पर। तो जब आउटपुट आ ही नहीं रहा यहाँ पर, तो अब देखिए आप ये फंक्शन कॉल जरूर करेंगे, लेकिन ये फंक्शन कॉल करने के बाद इनके आउटपुट को यहाँ प्रिंट नहीं कराएंगे क्योंकि ये फंक्शन आउटपुट भेज ही नहीं रहा है। तो बस ये फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट हो गई। और जब आप ई एफ जी एच का यूज ही नहीं करेंगे, यहाँ पर अब कोई ई एफ जी एच नहीं यूज हो रहा है, यहाँ सिर्फ हम लिख रहे हैं अपनी फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट। हमने 4 बार फंक्शन कॉल किया लेकिन उसके आउटपुट को कहीं हम स्टोर नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब अब आपको इन एक्स्ट्रा वेरिएबल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ये देखिए कितना छोटा हो गया हमारा फंक्शन और प्रोग्राम पूरा का पूरा। और देखिए अब हम फिर से अपने प्रोग्राम को
रन करा के पहले आपको दिखा रहे हैं, सेव कर रहे हैं हम अपने प्रोग्राम को और अब हम इसे रन कर रहे हैं। वही 4 वैल्यू हमने दे दी, दोबारा से रन करा दें। 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया और 5 दे दिया। तो देखिए अब न्यू लाइन में हमने नहीं दिया इसलिए लिख के आ गया फैक्टोरियल ऑफ 2 is 2, फैक्टोरियल ऑफ 3 is 6। न्यू लाइन कर देते हैं। ये वो मेथड होता है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि इसमें हमारा प्रोग्राम सबसे कम लाइंस में होता है, सबसे कम स्टेटमेंट का होता है और हमारे लिए लिखना भी इसी वजह से आसान हो जाता है। ये देखिए, तो वही फंक्शन है, वही प्रोग्राम है, लेकिन सिर्फ लिखने का तरीका बदल देने से आप खुद देख रहे हैं कि कितने सारे वेरिएबल्स कम हो गए और कितना सारा कोड भी आपको कम करना पड़ा, कितनी चीजें आपने कट शॉर्ट कर दी। तो ये दूसरा तरीका होता है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे इजी टू राइट है, सबसे कंफर्टेबल है, इजी टू हैंडल है, इजीएस्ट टू अंडरस्टैंड है, सब कुछ बहुत आसान है यहाँ पर। इस तरीके का मतलब ये था कि यहाँ पर हमारा फंक्शन इनपुट तो ले रहा है, कहाँ से ले रहा है, हमारे उसी फंक्शन से इनपुट ले रहा है जो फंक्शन उसे कॉल कर रहा है। जैसे सबसे पहले ए की वैल्यू मिली हमारे फंक्शन को और वो कॉपी हो गई एक्स में, यानी एक्स में जो वैल्यू आई वो ए से आई जहां से फंक्शन कॉल किया गया था, और यहीं पर हमने आउटपुट प्रिंट करा दिया। तो एक्स में ए की वैल्यू कॉपी हुई है तो एक्स में वही वैल्यू आ गई, जैसे 2 दिया था हमने ए में तो एक्स में 2 आ गया और 2 का फैक्टोरियल एफ में स्टोर हुआ तो वो यहाँ पर प्रिंट हो गया। अगली बार फिर कंट्रोल यहाँ आएगा, फिर दूसरी लाइन में फिर इसे फंक्शन कॉलिंग मिलेगी तो बी की वैल्यू कॉपी होगी एक्स में और फिर बी की वैल्यू के लिए फंक्शन कैलकुलेट होगा, फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा और फिर बी का फैक्टोरियल यहाँ प्रिंट होगा। इसी तरह से सी का और डी का काम भी चलेगा। तो ये वो तरीका है जहाँ से इनपुट तो लिया जा रहा है उसी फंक्शन से जो फंक्शन इसको कॉल कर रहा है, लेकिन ये वहां आउटपुट नहीं भेज रहा है। तो ये होता है हमारा दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका होता है जिसमें ना तो हम कॉलिंग फंक्शन से इनपुट ले रहे हैं और ना ही कॉलिंग फंक्शन को आउटपुट दे रहे हैं। तो जब कॉलिंग फंक्शन से कोई इनपुट लिया ही नहीं जा रहा, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि फिर हमारे फंक्शन में कोई आर्ग्यूमेंट होगी ही नहीं, यानी कि वो एक नॉन आर्ग्यूमेंटेटिव फंक्शन होगा कि जब उसमें कोई इनपुट आ ही नहीं रहा तो यहाँ पे कोई वैल्यू होगी ही नहीं। और दूसरा, वो जब कोई आउटपुट भेज ही नहीं रहा इसका मतलब इसका रिटर्न टाइप भी वॉइड होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अब ये जो आप यहाँ काम कर रहे हैं वैल्यू मांगने का और ये सब, ये सारी चीजें हमें यहाँ करनी ही नहीं है। ये सब चीज हमारी जो है यहाँ से हट जाएगी। और ये सारी चीजें जो है हमारी यहाँ से हटा देनी है। और ये मांगने वाला काम भी जो है हमारा यहीं पर होगा कि इनपुट हम लेंगे भी यहीं, और जब आप लेंगे यहीं तो आपको वो वेरिएबल यहीं पर डिक्लेयर करने पड़ेंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। और इस तरह से जो है यहाँ पर ये हमारा ये कैलकुलेट होगा हमारा। और फिर आपको जो है फंक्शन में चारों वेरिएबल के लिए काम करना पड़ेगा, यानी ए के लिए भी ऐसी फैक्टोरियल कैलकुलेट करना पड़ेगा। फंक्शन के ही अंदर फिर बाद में आप बी सी और डी के लिए करेंगे, यानी जो सबसे पहले आप बिना फंक्शन के काम कर रहे थे वो आपको यहाँ करना होगा। तो ये तरीका जो है आपका सबसे मतलब डिफिकल्ट माना जाता है और बिल्कुल रेयर टू यूज होता है, इसको हम बहुत कम यूज करते हैं। सबसे ज्यादा हम वही यूज करते हैं कि इनपुट को लेना और आउटपुट ना रिटर्न करना। वो तरीका जो है हमारा सबसे सही होता है, क्योंकि इसमें प्रोग्राम फिर उतना ही हमारा लंबा बन जाएगा और वही सारे कोड्स हमें बार बार लिखने पड़ेंगे। तो जो फंक्शन का एक हमें यूटिलिटी मिली है उस यूटिलिटी का हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से जो है आप यहाँ पर ये वाला तरीका नहीं यूज करते हैं। इनपुट ले करके आउटपुट रिटर्न करना ही सबसे बेस्ट प्रोसीजर माना जाता है। लेकिन हाँ, अगर एग्जाम में आ जाए कि भाई कौन से 3 तरीके हैं तो ये तीनों तरीके आपको बताने होंगे और ये तीनों तरीकों को आपको एक एग्जाम्पल से, फैक्टोरियल ही जरूरी नहीं है, कोई भी आप एक फंक्शन बना सकते हैं और उसको एग्जाम्पल से दिखा सकते हैं। तो ये 3 तरीके से हम काम करते हैं। चलिए अब हम आपको फैक्टोरियल से सॉरी फंक्शन की मदद से एक प्रोग्राम यहाँ बना करके दिखा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट
to integer and return their GCD. GCD को हम HCF भी कहते हैं, GCD और HCF using a function having two integer arguments. कुछ इस तरह का क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में भी लिखा मिल सकता है अगर आए, जिसमें लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू इंटीजर्स एंड रिटर्न, या ऐसे भी लिखा हो सकता है राइट अ प्रोग्राम, राइट अ फंक्शन, ये भी लिखा हो सकता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है राइट अ फंक्शन, और फिर यहाँ पर फंक्शन का नाम लिखा है GCD हैविंग two integer arguments and return their GCD greatest common divisor। ये प्रोग्राम एग्जाम में आ चुका है, greatest common divisor by accepting two integers from user। ये भी क्वेश्चन का तरीका हो सकता है। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन मिले राइट अ फंक्शन, तो आप पहले ध्यान दीजिए कि क्या उन्होंने फंक्शन का कोई नाम दिया है। अगर उन्होंने फंक्शन का नाम दिया है, इसको कुछ इस तरह से ब्रैकेट बना करके भी वो लिख के दे सकते हैं, तो आपको यही नाम अपने फंक्शन का रखना है प्रोग्राम में, फिर आप अपने मन से नाम नहीं रखेंगे। तो पहला तो आपने ये देखा कि फंक्शन को कोई नाम मिला हुआ है, यानी हमको भी ये नाम रखना है। फिर उसके बाद ये भी देखना है कि क्या उन्होंने ये बताया है कि कितने आर्ग्यूमेंट्स पे और किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स पे काम होना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हैविंग टू इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स। हैविंग टू इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स मतलब आपको दो इंटीजर पे ये काम करना है। फिर आपका फंक्शन कर क्या रहा है वो भी उन्होंने बताया कि रिटर्न देयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या रिटर्न देयर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय एक्सेप्टिंग टू इंटीजर्स फ्रॉम यूजर। तो इस क्वेश्चन को पूरी तरह से समझना है पहले आपको कि फंक्शन का नाम क्या है, हमें कितनी आर्ग्यूमेंट्स पे काम करना है और काम करना क्या है। तो हमको इससे पता चल गया कि भाई एक फंक्शन बनाना है GCD, उसमें दो इंटीजर आर्ग्यूमेंट होंगी और करना ये है कि हमें उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो तुरंत दिमाग में आपके जो है पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए कुछ इस तरह का। तो हम इसी प्रोग्राम को यहाँ पे शुरुआत से कॉपी कर रहे हैं। शुरुआत की चीजों को हम थोड़ा कॉपी कर ले रहे हैं ताकि हमारा काम जल्दी हो जाएगा। एक नए प्रोग्राम में हम गए, तो यहाँ पर अब देखिए फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। आप पहले ही फंक्शन की डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब हमसे क्या कहा गया है कि फंक्शन का नाम क्या लिखिए, GCD लिखिए। फिर आपसे ये भी कहा गया कि दो इंटीजर आर्ग्यूमेंट पे काम करना है, तो INT A, INT B ले लीजिए। फिर अब आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि किन्हीं दो नंबरों का GCD कैलकुलेट कैसे होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये लॉजिक जो है हमें यहाँ अप्लाई करना है। मांगने हमें नंबर अपने मेन में ही है, वही तरीका अगर उन्होंने कुछ नहीं कहा तो सीधा आप यही तरीका फॉलो करेंगे कि इनपुट लेंगे लेकिन आप आउटपुट जो है वहां रिटर्न नहीं करेंगे, क्योंकि वही शॉर्टेस्ट मेथड होता है। तो ये प्रोटोटाइप स्टेटमेंट भी हमने मिटा दी। आप यहाँ पे कोई दो वेरिएबल ले लीजिए जिसमें कि आप इनपुट लेंगे। तो हमने x, y ले लिया, ये बिल्कुल हमने यहाँ कर लिया। अब हम यहाँ पर दो नंबर अपने मांग रहे हैं, तो हमने कह दिया एंटर टू नंबर्स। ये नंबर हमें मिल गए और अब हम इनका यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, इनको स्कैन करेंगे। स्कैनर %d पहला नंबर गया x में और दूसरा नंबर गया हमारा y की मेमोरी में। बस अब हमें फंक्शन कॉल करना है। ये देखिए कॉल कर ही रखा है, बस ये फंक्शन का नाम नहीं है, तो हमारे फंक्शन का नाम कुछ और है, तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। हमें एक ही बार फंक्शन को कॉल करना है x, y। ये हमने फंक्शन यहाँ पर कॉल कर दिया। अब x और y में जो भी वैल्यू जाएगी वो वैल्यू ऊपर हमारे लिखे हुए फंक्शन में a और b में कॉपी हो जाएगी। x की वैल्यू a में कॉपी होगी और b की वैल्यू y में कॉपी होगी, सॉरी y की वैल्यू b में कॉपी होगी। अगर अब हमें GCD कैलकुलेट करना है, वैसे तो कॉपी में कैलकुलेशन करना बड़ा आसान है, सभी लोगों को HCF निकालना आता होगा,
लेकिन वही चीज को हम प्रोग्रामिंग में कैसे करें, तो खैर हम डिस्कशन में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। इसके लिए हमें लूप चलाना पड़ेगा। हम अपना लॉजिक कुछ ऐसा फॉलो करेंगे कि जीसीडी निकालने के लिए हम दोनों नंबरों को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का मतलब उनका प्रोडक्ट स्टोर करना है, तो हमने PRO एक प्रो वेरिएबल ले लिया जिसमें हमारा मल्टीप्लिकेशन स्टोर होगा। लूप चलाने के लिए हमने यहाँ पे काम किया है, और अब हम पहले इतना ही करते हैं। फिर हमने यहाँ पे कहा सबसे पहले प्रोडक्ट निकाल लिया। प्रोडक्ट में ए की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया बी से, और इसका मतलब अगर हमने ए में 4 दिया होगा मान लीजिए और बी में दिया होगा 12, तो प्रो की वैल्यू हो गई 48। अब हम लूप चलाएंगे आई का 1 से जो भी हमारा प्रोडक्ट है वहां तक, यानी 1 से लेकर के और 48 तक का लूप चलेगा। 48 टाइम्स ये लूप चलेगा। अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि अगर हमारा पहला नंबर जो कि किस में है, ए में है, वो डिवाइड हो आई की वैल्यू से पूरी तरह से, और साथ ही साथ अब हम एंड ऑपरेटर लगा रहे हैं, बी वाली जो वेरिएबल की वैल्यू है वो भी हमारे लूप की वैल्यू से पूरी तरह डिवाइड हो। अगर ऐसा है तो एचसीएफ के लिए एक वेरिएबल लेना पड़ेगा एचसीएफ को स्टोर करने के लिए। तो हमने एचसीएफ ही ले लिया, उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पर। और यहाँ हमने कहा कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो क्या करिए, तो एचसीएफ में वैल्यू डाल दीजिएगा आई। इस कंडीशन के बाद हमने अपना कंडीशन क्लोज किया और यहाँ पर हमने अपना लूप क्लोज किया, और बाहर आकर के हमने कह दिया प्रिंटफ HCF इज %d, और ये HCF की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कराएंगे। कोई रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ नहीं दिया है हमने, क्योंकि हमारा फंक्शन वॉइड है, वॉइड टाइप रिटर्न कर रहा है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर ए में 12 है और बी में 4 है, तो प्रो की वैल्यू हो गई यहाँ पर 48। लूप चलेगा 1 से लेके 48 तक। पहली बार आई की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 12 डिवाइड होगा 1 से और 4 डिवाइड होगा 1 से। दोनों ही कंडीशन ट्रू है, 12 1 से डिवाइड होता है, 4 भी 1 से डिवाइड होता है। तो एचसीएफ में आई की वैल्यू यानी 1 आ गया। अब ये लूप दोबारा चलेगा, आई की वैल्यू हुई 2, तो 12 भी डिवाइड होता है 2 से और 4 भी डिवाइड होता है 2 से, तो एचसीएफ की वैल्यू आ गई 2। फिर आई की वैल्यू हुई 3, 12 डिवाइड होता है 3 से, लेकिन 4 डिवाइड नहीं होता है, तो एचसीएफ की वैल्यू 2 ही रही, 3 नहीं हुई, क्योंकि आई में आई की वैल्यू उसमें आई नहीं। उसके बाद आई की वैल्यू हुई 4। अब 12 भी डिवाइड होता है 4 से और 4 भी डिवाइड होता है 4 से, तो इस बार एचसीएफ की वैल्यू 4 हो गई। इसके बाद लूप तो पूरा चलेगा 48 टाइम्स, लेकिन यहाँ पर एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि आई की वैल्यू ए की वैल्यू से और बी की वैल्यू से बड़ी हो जा रही है। जैसे कि आई की वैल्यू जब 5 होगी तो 4 कभी डिवाइड ही नहीं हो पाएगा 5 से, और ना 5 से होगा ना 6 से होगा, किसी भी कंडीशन में ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी ही नहीं। तो अल्टीमेटली जो लास्ट वैल्यू एचसीएफ नाम के वेरिएबल में पड़ी होगी वो 4 ही रही, और जब आप बाहर आए तो प्रिंट हो जाएगा एचसीएफ इज 4। और अगर आप 12 और 4 का एचसीएफ निकालें तो वो 4 ही होता है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला। आप अपना लॉजिक भी यूज कर सकते हैं, किसी को अगर इससे कोई डिफरेंट लॉजिक है तो जरूर आप अपना प्रोग्राम लिख करके दिखाएं, अदरवाइज इस प्रोग्राम को समझें और इसके साथ ही एक क्वेश्चन लिख भी लें। ये क्वेश्चन हम इसमें दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप भी लिख लें इस क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आप लोगों के लिए, ये आप लोगों को करना है। बस फंक्शन यहाँ पर जीसीडी की जगह पर आपको फंक्शन का नाम रखना है एलसीएम, और आपको जीसीडी की जगह पर निकालना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसलिए आपको बता रहे हैं। अब इसमें आपको एलसीएम निकालना है, तो जिसको जिसको एलसीएम निकालना आता होगा वो थोड़ा आसानी से कर लेंगे, जिसको नहीं आता होगा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग बना करके ट्राई करके जरूर देखें। और कल जो है हम आपको बताएंगे कि फंक्शन 2 तरह से कॉल होता है, कौन से 2 तरीके हैं जिनसे फंक्शन को कॉल किया जाता है, और वो भी एग्जाम में कई बार आ चुका है, क्योंकि फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ इसी तरह के आते हैं। या तो आता है कि डिफ्रेंशिएट करिए कौन से 2 तरीके हैं कॉलिंग के, या थ्योरी में यही आ जाता है कि कौन से 3 तरह से आप फंक्शन इन्वोक करते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि एज अ जीसीडी फंक्शन बनाइए या एलसीएम फंक्शन बनाइए, या और कोई दे दिया फैक्टोरियल निकालने का फंक्शन बनाइए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। ये चैप्टर बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, बस इस चैप्टर में बेसिक चीजें समझना जरूरी है, क्योंकि फंक्शन आप एक बार बनाना सीख जाते हैं
तो आगे के चैप्टर्स में जितने भी प्रोग्राम हम करेंगे, जो भी प्रोग्रामिंग होगी, वो सब फंक्शंस पे ही बेस्ड होगी। तो इतनी चीजें करिए। और बाकी एक फोटो वाला आपको काम दिया गया, जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया उनको भी मैं बता दे रही हूँ कि एक प्रेजेंटेशन बनाई जा रही है। कोविड-19 सभी को पता चल है, ये पैंडेमिक चल रहा है, तो इसमें थोड़ा सा एक इंस्पिरेशनल हम यहाँ पर वो बना रहे हैं प्रेजेंटेशन। तो उसमें आपकी एक फोटो हमको चाहिए, जिसमें कि आप लोग एक कोटेशन लिखें, इस समय को का सामना कैसे किया जाए इससे रिलेटेड। और वो फोटो एक हम चाहेंगे तो ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। A4 शीट पे थोड़ा बड़ा बड़ा कोटेशन लिख करके दे दें, और शाम तक प्लीज अपनी फोटो भेज दें, ताकि आपकी फोटो को प्रेजेंटेशन में ऐड किया जा सके। थोड़ा फोटो सही होनी चाहिए और कोटेशन भी सही लिखा होना चाहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आप जो है कल इतना टॉपिक थोड़ा सा रिवाइज करें और ये क्वेश्चन ट्राई करें, बाकी फिर कल इसी को कंटिन्यू करें। That's all for today. Thank you, ma'am.